Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. Today we are going to discuss a very important topic, that is flexural strength. And we are going to study some more topics also. So let's start today's topic. ठीक है, सबसे पहले हम लोग फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे. फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को हम लोग बेंडिंग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है बेंडिंग रेजिस्टेंस. मतलब कि जब हम लोग बीम में लोड प्रोवाइड करते हैं तो वो बेंड होता है, तो उस बेंडिंग को रजिस्ट करता है जो, ठीक है, बेंडिंग को रजिस्ट करना, जो बीम का एबिलिटी होता है कि बेंडिंग को रजिस्ट करे, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ. ठीक है, वही डिफिनेशन दिया हुआ है. इट इज द एबिलिटी ऑफ ए बीम और ए स्लैब, बीम हो गया या फिर स्लैब हो गया, टू रजिस्ट बेंडिंग. मतलब ड्यूरिंग लोड, जब उसमें मान लीजिए एक बीम है, अब इसमें लोड आ रहा है, तो लोड के कारण ये बेंड करेगा, तो ये जो बेंडिंग है इसी को रजिस्ट जो करता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं. ये बीम का जो एबिलिटी होता है कि इस बेंडिंग को रजिस्ट करे, उसी को हम लोग बोलते हैं उसका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ. ठीक है, सब्जेक्टेड टू लोड्स लाइक वेट ऑफ फ्लोर, वॉल्स एक्सेट्रा. अब इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो इट इज मेजर इन द टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, MU. ठीक है, तो इसको मेजर हम लोग कैसे करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के टर्म में मेजर करते हैं. इससे पहले हम लोग न्यूक्लियर एक्सिस वगैरह जब हम लोग पढ़ रहे थे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस पढ़ रहे थे, तो उस समय हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किए थे. तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है कि आपका बीम जो है वो कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट कर सकता है बिफोर फेल्योर, उसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है उसको हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के टर्म में ही मेजर करते हैं. ठीक है, तो ये देखिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, ये जो फेल्योर है ये फ्लेक्सुरल फेल्योर हो गया. जब मतलब आपका बीम रजिस्ट नहीं कर पाता है, लोड आता है, तो अगर रजिस्ट नहीं कर पाया बेंडिंग को, तो इस तरह से फेल करता है. क्लियर है. अगर सीयर स्ट्रेंथ का बात करें तो सीयर में फेल्योर कुछ इस टाइप का होता है, डायगोनल टाइप का फेल्योर होता है. ठीक है, सीयर में डायगोनल टाइप का फेल्योर होता है. तो हम लोग सीयर स्ट्रेंथ के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीयर स्ट्रेंथ. सीयर स्ट्रेंथ को स्लाइडिंग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. स्लाइडिंग रेजिस्टेंस, इसको सीयर स्ट्रेंथ आप ऐसे समझ सकते हैं, जब अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्स अप्लाई होता है. ठीक है, जैसे ये आपका बीम हो गया, तो सीयर क्या करेगा, जैसे यहाँ पे लोड अगर अप्लाई हो रहा है, तो सीयर क्या करता है, कोशिश करता है कि इसको टीयर अपार्ट कर दे बीम को. मतलब आधा हिस्सा आपका ऊपर ही रह गया, आधा हिस्सा नीचे टूट के रह गया, तो इस तरह से बीच से टीयर अपार्ट कर दिया. ठीक है, अब अगर हम सीयर फेल्योर का बात करें, जैसे बेंडिंग फेल्योर क्या था कि अब लोड लगा रहे तो फेल्योर हो गया, बीच में खाली फेल्योर हुआ. अगर सीयर फेल्योर का बात करेंगे तो डायगोनल टाइप का फेल्योर होता है, ऐसे डायगोनली फेल्योर हो रहा है सब जगह. ठीक है, तो इस टाइप का फेल्योर को सीयर फेल्योर बोलते हैं. ये डायगोनल टाइप का फेल्योर होता है. ठीक है, अब इस फेल्योर से बचने के लिए हम लोग स्टीरअप्स यूज करते हैं. स्टीरअप्स यूज करते हैं, जो आपका रॉड को बांध के नहीं रखता है दोनों चारों साइड, उसी को बोलते हैं स्टीरअप्स. तो स्टीरअप्स जो है उसको हम लोग यूज करते हैं टू इनहेंस द सीयर स्ट्रेंथ. क्लियर है. जनरली डायगोनल क्रैक्स आता है आपका सपोर्ट के पास. यहाँ पे देखिए सपोर्ट के पास आपका डायगोनल क्रैक्स आ गया. ठीक, आगे देखते हैं डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग. ठीक है, वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे. डिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बीम है. ठीक है, अब बीम में फोर्स अप्लाई किए हम लोग, फोर्स अप्लाई किए तो ये बीम थोड़ा सा इस टाइप से डिफ्लेक्ट करेगा, फोर्स के कारण डिफ्लेक्ट करे. तो वो जितना डिफ्लेक्ट किया, जैसे यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्ट किया, ऐसे करके जितना डिफ्लेक्ट किया उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन. क्लियर है, मतलब ये आपको वर्टिकल डिस्टेंस, कितना वर्टिकल डिस्टेंस तक ये डिफ्लेक्ट किया. क्लियर है. अगर इस फिगर को देखें हम लोग, तो इस फिगर में आपका डिफ्लेक्शन कितना हुआ, यहाँ से लेके पहले सीधा था, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन. ठीक है, अब अगर आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब हाई फ्लेक्सुरल मॉडुलस है, तो वो बेंडिंग को रजिस्ट करेगा. तो बेंडिंग को रजिस्ट करेगा तो आपका डिफ्लेक्शन कम होगा. अगर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कम है, लो फ्लेक्सुरल मॉडुलस है, मतलब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या है, कम है, तो उस केस में बेंडिंग ज़्यादा हो, क्योंकि
फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ही कम है, मतलब बेंडिंग को उतना रजिस्ट नहीं कर पाएगा, उसका एबिलिटी मतलब कि बीम का एबिलिटी नहीं है कि उतना बेंडिंग को रजिस्ट कर पाए, तो उस केस में क्या होगा, डिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? वैसे ही डिफिनेशन दिया हुआ है, सैगिंग और बेंडिंग ऑफ बीम अंडर लोड। तो लोड के अंडर आपका जो सैगिंग होता है या फिर बेंडिंग होता है बीम का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। ठीक है, हम लोग डिफ्लेक्शन को कंट्रोल क्यों करते हैं, क्योंकि अगर एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो गया, मतलब बहुत डिफ्लेक्शन हो गया, तो उस केस में क्या होता है, वॉल सीलिंग ये सब में क्रैक्स डेवलप हो सकता है। ठीक है, फिर सर्विसिबिलिटी को भी अफेक्ट करता है, हम लोग कंफर्ट नहीं फील करेंगे, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए डिफ्लेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। तो डिफ्लेक्शन अगर होगा तो पहले तो सर्विसेबल नहीं रहेगा, आपको रहने का इच्छा नहीं होगा। मान लीजिए आपका स्लैब जिसमें आप रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ का रूफ जो है ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर गया, तो हम लोग को डर लगा रहेगा ना कि कब ना कभी गिर जाए। ठीक है, उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएगा, क्रैक्स तो डेवलप होगा ही, प्लस कंफर्ट नहीं रहेगा, फिर देखने में बहुत ख़राब लगेगा। तो वैसे केस में इसीलिए हम लोग को कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है डिफ्लेक्शन को। अब डिफ्लेक्शन को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल डिफ्लेक्शन? तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेहतर तरीका ये है कि इंक्रीज बीम डेप्थ। अगर बीम में डिफ्लेक्शन आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बीम का डेप्थ बढ़ा सकते हैं। जैसे ये आपका बीम है, ठीक है, पहले ये बीम था, ठीक है, इस टाइप का। अब इसमें अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, अब डिफ्लेक्शन से हमको बचना है तो क्या कर सकते हैं, ये जो पहले इसका जो डेप्थ था डी, ठीक है, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा डीप बीम रहेगा तो डिफ्लेक्शन का चांसेस, मतलब बीम आपको बहुत डीप रहे तो उस केस में डिफ्लेक्शन का चांसेस क्या होता है, काफ़ी कम हो जाता है। फिर हम लोग ज़्यादा रेनफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं। रेनफोर्समेंट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जितना ज़्यादा रेनफोर्समेंट यूज़ किए उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, लिमिट स्पान टू डेप्थ रेशियो। स्पान टू डेप्थ रेशियो मतलब स्पान आपका ये हो गया, जैसे ये हो गया आपका स्पान, ठीक है, स्पान ये हो गया, मतलब लेंथ हो गया आपका स्पान। ठीक है, इफेक्टिव स्पान अगर जब आप लोग पढ़ेंगे तो वो अलग अलग रहता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए अलग, कंटिन्यूस बीम के लिए अलग। आप फिलहाल इतना ही समझिए कि ये आपका स्पान हो गया, जो लेंथ है वो आपका स्पान हो गया। ठीक है, कंटिन्यूस में सेंटर टू सेंटर होता है इन केस। अब ये हो गया डेप्थ, ये हो गया स्पान। तो स्पान टू डेप्थ रेशियो जो है ना, ये आपका हम लोग को लिमिट करना होता है। तो आईएस कोड में हम लोग को दिया हुआ है डिफ्लेक्शन लिमिट्स करके, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग को वो चीज़ फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, डिज़ाइन करने से पहले। आगे देखते हैं क्रैकिंग्स के बारे में। ठीक है, क्रैकिंग क्या होता है, तो क्रैकिंग्स कब डेवलप होगा, जब बेंडिंग होगा। तो बेंडिंग जब होता है तो स्मॉल स्मॉल क्रैक्स डेवलप होता है। तो क्रैक आपका दो टाइप का होता है, जो कि हम लोग ऊपर देखे। एक तो हो सकता है फ्लेक्सुरल क्रैक। तो फ्लेक्सुरल क्रैक क्या होगा, जब आपको बीम ऐसे करके डिफ्लेक्ट, फिगर थोड़ा बहुत गंदा बना दे रहा है, बीम जब आपका ऐसे डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, तो इस टाइप का क्रैक आता है बीचों बीच, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका फ्लेक्सुरल क्रैक। तो इसको हम लोग बोल देंगे फ्लेक्सुरल क्रैक। सियर क्रैक का बात करेंगे तो सियर क्रैक कुछ इस टाइप का होता है, डायगोनल टाइप का क्रैक रहता है। ये जो डायगोनल क्रैक है इसको बोलते हैं सियर क्रैक। ठीक है, अब ये सपोर्ट के पास सबसे मैक्सिमम रहता है सियर। फ्लेक्सुरल क्रैक सेंटर में रहता है, लेकिन सियर क्रैक क्या, सपोर्ट के सामने सबसे ज़्यादा रहता है। अब हाउ टू कंट्रोल क्रैकिंग, क्रैकिंग को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ बार। बार को प्रॉपरली प्लेस करके हम लोग प्रॉपर स्पेसिंग देके कंट्रोल किया सकता है क्रैक्स को। ठीक है, तो
इससे क्या होता है कि हम लोग का कॉन्सेंट्रेटेड क्रैक्स, मतलब एक ही जगह पूरा बड़ा सा क्रैक नहीं दिखता है अगर बार के बीच में अच्छा स्पेस रखे। बार के बीच में मतलब कि रेनफोर्समेंट आपका सिम, मतलब कि जितना स्पेस होना चाहिए उतना ही स्पेस में रहे। जैसे ये अगर डी डिस्टेंस में है तो ये भी डी डिस्टेंस में होना चाहिए। फिर एडिक्वेट कंक्रीट कवर अगर हम लोग देंगे तो भी हम लोग क्रैकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो कवर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कंक्रीट कवर, ठीक है, ऊपर से जो रेनफोर्समेंट के ऊपर से प्रोवाइड किया जाता है कंक्रीट कवर, वो हम लोग अच्छे से प्रोवाइड करें तो क्रैकिंग्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका स्टील को भी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम करोजन। क्लियर है। और हम लोग को स्मॉलर डायमीटर बार्स यूज़ करना चाहिए। भले आप ज़्यादा बार यूज़ कर लें लेकिन कम कम डाया का जो बार है, मोटा बार हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए। ये स्मॉलर डायमीटर का बार यूज़ करेंगे तो क्रैक्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे नहीं कि एक जगह बड़ा बड़ा क्रैक्स बन जाएगा। क्रैक्स का भी लिमिट होता है। क्रैक्स तो डेवलप करेगा ही, लेकिन वो भी क्रैक का विड्थ जो आपका 0.3 mm से कम रहना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। तो ये जो हम लोग का लेटेस्ट कोड है, ये IS कोड है, तो उसके अनुसार डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग का स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए कि लोड आए तो हम लोग का स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं कर जाएगी, तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो IS 456/2000 ये कहता है कि आपका स्ट्रक्चर सेफ रहना चाहिए अगर कोई भी लोड आ रहा है तो। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मस्ट रजिस्ट ऑल एक्सपेक्टेड लोड। जो भी लोड आ रहा है, डेड आ रहा है, लाइव आ रहा है, विंड आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, सबको जितना भी एक्सपेक्टेड लोड है सबको ये रजिस्ट कर ले। दूसरा चीज़, डिज़ाइन यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड से हम लोग को डिज़ाइन करना चाहिए कोई भी स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो हम लोग दोनों चेक कर पाएंगे, स्ट्रेंथ भी और सर्विसिबिलिटी भी। फिर आपका स्ट्रक्चर ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब वेदरिंग और करोजन को रजिस्ट कर सके। करोजन मतलब आपका स्टील कोरोड नहीं हो जाए, ठीक, उसमें जंग नहीं लग जाए। तो जंग नहीं लगे उसके लिए हम लोग को कंक्रीट कवर देना पड़ता है। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टील को फ्रॉम रस्ट। बीम में जनरली हम लोग 25 mm देते हैं, लेकिन हम लोग जनरली एक्सपोजर कंडीशंस देख लेते हैं। एक्सपोजर कंडीशंस के अनुसार हम लोग कवर देते हैं। कहीं कहीं एक्सपोजर कंडीशन बहुत माइल्ड होता है तो वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा कवर विड्थ नहीं देना होता है। तो कहीं कहीं मॉडरेट हो गया, कहीं कहीं एक्सट्रीम रहता है। एक्सट्रीम जैसे कि वैसा एरिया जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम वेदर रहे, तो उस केस में हम लोग कंक्रीट कवर ज़्यादा देते हैं। फिर वेदरिंग से अगर रजिस्ट करना है हम लोग को तो क्वालिटी कंक्रीट यूज़ करना पड़ेगा। M20 M25 ये अच्छा क्वालिटी का कंक्रीट होना चाहिए। ठीक है, टू इंश्योर लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। आगे देखते हैं हम लोग का स्ट्रक्चर सेफ तो हो गया, ड्यूरेबल भी हो गया, सर्विसेबल भी होना चाहिए। सर्विसेबल मतलब कि हम लोग को कंफर्ट फील हो स्ट्रक्चर के अंदर। ऐसा नहीं हो कि बड़ा बड़ा क्रैक्स डेवलप हो जाए, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो जाए। ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से यूज़ कर सके, सर्विसेबल रहे वो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग। डिफ्लेक्शन लिमिट भी दिया हुआ है एक्चुअली में, ये जो है और भी मतलब कि डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन हम छोटा सा भी आपको समझाने के लिए लिए। जब हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे इसको तो आगे भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसमें डिफ्लेक्शन लिमिट दिया हुआ है कि L/250 फॉर बीम्स। अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लिमिट क्या होता है, L/250। इसका मतलब एग्जांपल से समझ सकते हैं कि 10 mm जो है आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कर सकता है और 2.5 मीटर स्पान। मतलब कोई बीम है, इसका लेंथ जो है 2.5 मीटर है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग लोड लगाते हैं तो ये थोड़ा डिफ्लेक्ट करेगा, ये कहाँ से ये डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हल्का सा डिफ्लेक्ट किया, तो ये जो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो डिफ्लेक्शन हुआ ये कितना होना चाहिए, 10 mm या फिर उससे कम ही होना चाहिए। ठीक है, 10 mm या फिर उससे कम होना चाहिए। ये जो डिफ्लेक्शन है उससे ज़्यादा होगा तो फिर इसको हम लोग यूज़, ये मतलब कि यूज़ करने लायक नहीं है।
नेक्स्ट है क्रैक विड्थ लिमिट। अगर नॉर्मल बिल्डिंग है तो आपका क्रैक जो है 0.3 mm से कम होना चाहिए। मतलब ये बीम आपका जो डिफ्लेक्ट किया, ठीक है, डिफ्लेक्ट किया तो उसमें कुछ क्रैक्स डेवलप हुआ, डिफ्लेक्शन के कारण क्रैक्स डेवलप होता है, तो वो आपका 0.3 mm से कम रहना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बीम्स। ठीक है, सो बीम्स वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है, तो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। यानी सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर दोनों में सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में स्टडी करना है। तो एज पर IS 456/2000, ठीक है, क्या कहा जाता है, सबसे पहले बीम क्या होता है। बीम एक्चुअली हम लोग सब कोई देखे हैं, ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो कि लोड को सपोर्ट करता है एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ठीक है, तो ये बीम हो गया, इसमें लोड इसके लेंथ के अलोंग ही आता है, लेंथ के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट हो गया जो कि लोड को सपोर्ट करता है विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। इट रेजिस्ट बेंडिंग एंड शियर ऑल्सो। अब आगे हम लोग बात करेंगे, ये तो सिंपल बीम का डिफिनेशन हो गया। तो बीम क्या करता है, ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो कि अलोंग द लेंथ जो है लोड को सपोर्ट करता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जो है, सिंगली रेनफोर्स्ड, इसका मतलब रेनफोर्समेंट हम लोग यूज कर रहे हैं बीम में। ठीक है, अब सिंगली मतलब कि एक ही साइड में, मतलब एक ही जोन में हम लोग रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, आइदर टेंशन जोन में। ठीक है, सिंगली में हम लोग टेंशन साइड में ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो टेंशन कब आएगा, इसमें लोड लग रहा है, तो टेंशन अगर ये सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड है, तो जब इसमें लोड आएगा तो ये बेंट करेगा। तो बेंट कैसे करेगा, ये कुछ इस टाइप का बेंट करेगा, है ना। तो बेंट करेगा तो टेंसाइल जोन कौन सा हो गया, टेंसाइल जोन हो गया आपका नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, ये आपका पोर्शन जो है वो क्या हो गया, टेंसाइल जोन हो गया, नीचे का पोर्शन। ऊपर का पोर्शन क्या हो गया, कंप्रेशन में आ गया, नीचे टेंशन में आ गया। तो नीचे टेंशन में आ गया तो नीचे अगर हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि टेंशन में कंक्रीट वीक होता है, तो नीचे अगर रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ही जोन में प्रोवाइड किए टेंसाइल जोन में, तो वो हो गया आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, अगर बात करें कैंटिलीवर बीम का, तो ये आपका कैंटिलीवर बीम है। अब इसमें अगर हम लोड अप्लाई करेंगे, लोड अप्लाई हुआ तो ये डिफ्लेक्ट करे कुछ इस टाइप का, है ना, कुछ इस टाइप का ये डिफ्लेक्ट किया। अब ये डिफ्लेक्ट किया तो इसमें जो टेंसाइल जोन कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, है ना। ये टेंसाइल जोन, टेंशन तो ऊपर आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, नीचे कंप्रेस हुआ, ऊपर क्या हो गया, टेंसाइल जोन आया। तो यहाँ पर टेंसाइल जोन किस साइड रहेगा, ऊपर साइड, टॉप में। तो उस केस में हम लोग रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करेंगे, टॉप में प्रोवाइड करेंगे, टॉप में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो एक ही साइड अगर हम लोग टेंसाइल जोन में ही अगर खाली रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। अगर वो कैंटिलीवर है तो कैंटिलीवर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, अगर वो सिंपली सपोर्टेड है तो सिंपली सपोर्टेड सिंगली रेनफोर्स्ड बीम उसको बोलेंगे। ठीक है, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम का अगर हम लोग बात करें तो वो दोनों साइड सपोर्ट रहता है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, तो इसमें क्या होता है, दोनों साइड सपोर्ट रहता है। अब जब लोड आता है, तो लोड आता है तो ये बेंड डाउनवर्ड करेगा ऑब्वियसली, ऐसे डाउनवर्ड जो है ये क्या करता है, बेंड करता है। क्लियर है, कॉजिंग टेंशन एट द बॉटम। तो टेंशन कहाँ पे आएगा, बॉटम में टेंशन आएगा। क्लियर है, तो ये हो गया बॉटम में क्या आ गया, टेंशन। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर रहेगा, तो मिड स्पैन में। मिड स्पैन में आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा। अगर हम लोग यूडीएल लोड का बात करें, तो यूडीएल लोड अगर कब बात करेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, WL²/8 होता है, सिंपल है। ठीक है, मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे रहेगा, तो सपोर्ट में रहता है।
तो सपोर्ट में आपका मैक्सिमम शियर फोर्स रहेगा WL/2, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे रहेगा, मिड स्पैन में रहेगा। चलिए स्टेप्स देखते हैं, डिजाइन स्टेप्स फॉर अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। ठीक है, तो IS 456 कहता है कि आपको कैसे डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन स्टेप्स दिया हुआ है IS 456। तो अभी हम लोग खाली इसका ये ऊपर से ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी हम लोग डिज़ाइन सीख नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस कुछ इसी टाइप से डिज़ाइंड है कि पहले आप ओवरव्यू ले लीजिए, उसके फिर हम लोग सिंगली रेनफोर्स बीम के बारे में पढ़ेंगे फॉर सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर। उसमें पूरा एनालिसिस पहले करेंगे। ठीक है, एनालिसिस पार्ट पूरा कर लिए कि कैसे कैसे लोड आ रहा है, हम लोग को स्ट्रेंथ वगैरह फाइंड करना था, उसके बाद डिज़ाइन वाला पार्ट होता है, तो वो हम लोग उसके बाद इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी बस हम ओवरव्यू दे रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्टेप्स क्या होता है डिज़ाइन के लिए, तो सबसे पहले हम लोग को लोड कैलकुलेट करना होता है, जैसे डेड लोड हो गया प्लस लाइव लोड हो गया प्लस और भी कुछ लोड आ रहा है तो उसको भी हम लोग को इंक्लूड करना होता है। उसके बाद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8 आता है फॉर UDL, पॉइंट लोड के लिए अलग होता है। ठीक है, अलग अलग लोड के लिए अलग अलग टाइप से हम लोग बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का फॉर्मूला आता है। शियर फोर्स मैक्सिमम का कितना आ जाएगा, WL/2। फिर उसके बाद हम लोग को डेप्थ चेक करना होता है, डेप्थ हम लोग या तो मान सकते हैं। ठीक है, कितना डेप्थ हम लोग को रखना है, तो उस हिसाब से हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द बीम टू रेजिस्ट बेंडिंग। ठीक है, एबिलिटी ऑफ द बीम टू रेजिस्ट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। क्लियर, तो MU इज इक्वल टू 0.36 FCK, ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, B हो गया आपका विड्थ, बीम का विड्थ, XU हो गया न्यूट्रल एक्सिस, मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, डी हो गया इफेक्टिव डेप्थ माइनस 0.42 XU। क्लियर, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद एरिया, स्टील एरिया निकालना होता है, एरिया ऑफ स्टील, AST से हम लोग उसको शो करते हैं। AST मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ठीक है, ASC अगर लिखा तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो सिंगली में अगर हम लोग बात करेंगे तो AST ही यूज़ करते हैं। AST इक्वल टू क्या हो गया, MU अपॉन 0.87 FY इंटू D माइनस 0.42 XU। तो ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग AST निकाल सकते हैं। फिर अगर सीयर का बात करें, सीयर के लिए हम चेक करते हैं, अगर अगर हम लोग का टाउ वी जो है वो ग्रेटर देन टाउ सी है तो हम लोग को सीयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब जो सीयर फोर्स जो है, ठीक है, सीयर स्ट्रेस जो हम लोग का आ रहा है ड्यू टू लोड, वो अगर ज़्यादा है कंक्रीट के सीयर स्ट्रेंथ से, तो उस केस में हम लोग को स्टीरअप प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर कंक्रीट का सीयर स्ट्रेंथ जितना है वो रजिस्ट कर ले रहा है जो बाहर से आ रहा है आपका सीयर स्ट्रेंथ, तो हम लोग को सीयर रेनफोर्समेंट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब आगे हम लोग कैंटिलीवर बीम का बात करेंगे, तो ये हो गया आपका कैंटिलीवर बीम। ठीक है, अगर कैंटिलीवर बीम का बात करें तो एक इंड में ये फिक्स रहता है, तो ये हो गया आपका फिक्स इंड, फिक्स यहाँ पे फिक्स है, तो ये हो गया फिक्स इंड। फ्री एट अदर, तो यहाँ ये हो गया आपका फ्री इंड। बेंट डाउनवर्ड होगा, बेंट डाउनवर्ड कॉजिंग टेंशन एट टॉप। तो ये जब बेंड करेगा, ठीक है, ये जब हम लोग बेंड करवाएंगे इसको, ये बेंड कुछ इस टाइप से करेगा, तो ड्राइंग, ठीक है, ये बेंड किया, तो बेंड किया तो टेंसाइल जोन कहाँ पे आ जाएगा, ऑब्वियसली टेंसाइल जोन कहाँ रहेगा, एबव रहेगा। ऊपर जो आपका पार्ट जो है टेंशन में है ज़्यादा क्योंकि वो खिंचा रहा है, उसका लेंथ बढ़ गया, तो टेंसाइल जोन तो यहाँ पे हो गया। तो मैक्सिमम अब इसमें टेंशन ऊपर साइड आ गया टॉप में। ठीक है, टॉप में क्या है, टेंसाइल जोन है।
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स कहाँ पे आता है? फिक्स सपोर्ट में आता है। तो ये जो फिक्स सपोर्ट है वहीं पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी रहेगा और शियर फोर्स भी रहेगा। अगर डिज़ाइन स्टेप्स का बात करें अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, तो सबसे पहले हम लोग को वैसे ही जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में कर रहे थे, लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल लोड आपका, चाहे डेड लोड हो चाहे लाइव लोड हो। उसके सिमिलर फिर हम लोग बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकालेंगे मैक्सिमम। तो यहाँ पे UDL के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? WL²/2 और UDL। मैक्सिमम शियर फोर्स क्या होता है? WL होता है। ठीक है, उसके सिमिलरली हम लोग डेप्थ को डिटरमाइन करेंगे, फिर मोमेंट कैपेसिटी निकालेंगे, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, फिर AST निकालेंगे, मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ये हम लोग निकाल लेंगे। और टॉप रेनफोर्समेंट सेम फार्मूला एज सिंपली सपोर्टेड बीम। फिर शियर चेक कर लेंगे, प्रोवाइड स्टीरअप नियर द सपोर्ट वेयर शियर इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे सपोर्ट में सबसे ज़्यादा शियर रहता है, तो वहाँ पर हम लोग को स्टीरअप प्रोवाइड करना होता है। स्टीरअप कुछ इस टाइप का होता है जो इसको बांध के रखता है, रॉड जो होता है ना, रॉड सब साइड से आता है तो उसको वो बांध के रखता है ऐसे से करके। अगर मिनिमम रेनफोर्समेंट का बात करें, ठीक है, ये IS कोड आपको बता रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे मिनिमम रेनफोर्समेंट हम लोग को इतना प्रोवाइड करना ही है, इससे कम आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो 0.85 बी, बी इज द विड्थ ऑफ द बीम, डी हो गया डेप्थ, FY हो गया फील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। ठीक है, इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग को कितना एरिया ऑफ स्टील मिनिमम प्रोवाइड करना है। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट का बात करें तो 4% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जैसे ये अगर बीम है, तो ये पूरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इसका 4% हम लोग को मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं, 4%। ठीक है, अगर 4% पूरा पूरे प्रोवाइड कर दिए तो यहाँ पे 96% एरिया बचेगा कंक्रीट के लिए, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया में। 4% में अगर हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दे तो डिफ्लेक्शन चेक हम लोग को करना पड़ता है, वो IS कोड में दिया हुआ है। स्पान टू डेप्थ रेशियो से हम लोग को पता चलता है। ठीक है, स्पान टू डेप्थ रेशियो का लिमिट दिया हुआ है IS कोड में, तो उसके हिसाब से हम लोग चेक कर लेते हैं डिफ्लेक्शन चेक। ठीक है, बाकी कुछ कुछ नोट है, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम का बात करें तो टेंशन बॉटम में रहेगा, इसीलिए स्टील हम लोग प्रोवाइड करते हैं बॉटम में। अगर कैंटिलीवर बीम का बात करें तो टेंशन कहाँ रहता है? टॉप में, तो स्टील हम लोग कहाँ प्रोवाइड करेंगे? टॉप में। ठीक है, फिर IS कोड हम लोग 456/2000 फॉलो करते हैं फॉर डेप्थ रेनफोर्समेंट एंड शियर चेक। ठीक है ना, तो ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि IS कोड जो हम लोग 456/2000 यूज़ करते हैं। ठीक है, ये IS कोड को अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लोग कोड ले जा सकते हैं, लेकिन बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल आपको उसको अटेस्टेड करवाना पड़ता है अपने डिपार्टमेंट से, सिविल डिपार्टमेंट से। ठीक है, तब जाके आप उसको एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हैं। फिर अटेस्टेड आपके HOD करेंगे, जो भी आपके डिपार्टमेंट के हैं। I hope you like the lecture. Thank you so much and kindly like and subscribe my channel in order to get more videos. आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा करेंगे, शेयर ज़्यादा करेंगे, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करेंगे, नहीं तो हम भी निराश हो जाते हैं, कितना आदमी ये करेगा।